क्योंकि जितने ज्यादा सदस्य हमारा इतिहास, हम कहां से आते हैं वो जानेंगे, उतना ही AA का भविष्य सुखरूप है। हमारी पर्सनल स्टोरीज में से हम जानते हैं कि हम पहले कैसे थे, शराब पीने के बाद में क्या हुआ, और कुछ कार्यक्रम फॉलो करते हुए आज हम कैसे हैं। ये जैसे हमारे लिए, हमारी पर्सनल रिकवरी के लिए सही है, वैसे ही हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत के समय हम कैसे थे, वहां की हमारी एंजाइटीज, फियर्स, स्ट्रेसेस, टेंशन्स, ये क्या थे, और फिर हमने अनुभव के जरिए कैसे धीरे 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 अपने आप को ये जिम्मेदारी लेने लायक बनाया, और आज किस प्रकार से यही सब टूल्स की सहायता से हम वो पीड़ित शराबी तक पहुंचने के लिए अपने आप को, सो फ्रॉम रिसीवर्स टू गिवर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एट अ फेलोशिप लेवल, एट अ ग्रुप लेवल हमें अनुभव करने को मिलता है। ये इस प्रकार की ट्रेडिशंस वर्कशॉप में जब हम लोग अपने आप के साथ में टटोल के देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ आज, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे क्या देने लगते हैं, तो सडनली अंदर से ही जागृति आती है। जैसे मुझे कोई बता रहा था कि शायद तुमने जो कुछ भी समझाया, कोई बोलेगा कि दोहराओ, हमको समझाओ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमने जो समझाया वो मैं समझ गया हूं। I have absorbed what you gave. So that is what it is all about, दोस्तों, कि कई बार कौन सी ट्रेडिशन का भंग हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ ना कोई ट्रेडिशन भंग हो रही है, इसका अंदर से ही गट फील आने लगता है। और वहां तक भी हम लोग पहुंच गए जहां हमारी ऑटो सजेशन में ही हमें समझ में आने लगा कि भाई हम लोग AA के अपेक्षित कार्यक्रम से कहीं ना कहीं एक समूह, एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन करके ढल रहे हैं, और अंदर से ही उसकी जागृति आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो वसूल हो गया। किसी ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य जाति का इतिहास का पढ़ाई करने वाले व्यक्ति ने उसके टॉक में कहा था कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य केव्स में रहता था, रोज के खाने के लिए रोज भागता था, रोज हंटिंग करता था, लोगों को इकट्ठा करता था और अपने फैमिली को फीड करने का प्रयास करता था। लेकिन जंगल में रहते हुए या जंगली जानवरों के बीच में रहते हुए कभी वो शिकार करता था तो कभी वो शिकार बन जाता था, कभी उसे खाने को मिलता था या कभी वो किसी और का खाना बनता था। धीरे 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 मनुष्य को यह समझ में आया कि अकेला रहने से मैं कमजोर होता हूं, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों के साथ में रहता हूं, अगर हम एक ग्रुप रहेंगे तो जंगली जानवर अटैक नहीं करते। जंगली जानवर के सामने एक को एक फेस करना यह मुश्किल रहता है, लेकिन अगर ग्रुप होगा तो जंगली जानवर भाग जाता है। तो इसीलिए मनुष्य ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया। अब जब साथ में रहने लगे तो कहीं एक जगह पे एक ग्रुप, दूसरे जगह पे दूसरा ग्रुप, तीसरे जगह पे तीसरा ग्रुप, ऐसे लोगों ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। धीरे 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 उन्होंने ये ग्रुप से ये ग्रुप अलग कैसे और ये ग्रुप से ये ग्रुप अलग कैसा, इसके लिए कुछ सिंबल्स
एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बनाना शुरू कर दिए। तो ऑरेंज कलर का फ्लैग वाला ये ग्रुप, ग्रीन कलर का फ्लैग वाला ये ग्रुप, सफेद कलर का फ्लैग वाला मैं ग्रुप। सो अगर मेरे हाथ में सफेद फ्लैग वाला है तो ये सोचता है ये हमारा आदमी नहीं है, मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, मैं सिर्फ ग्रीन फ्लैग वाले के साथ ही डिपेंड हो सकता हूं। ऐसे धीरे 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 कम्युनिटीज बनने लगी। जैसे बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होने लगी वैसे वो कम्युनिटी में रहने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनने लगे। जैसे भाई ये कम्युनिटी में रहना है और शांतता रखना है तो तू उसकी बीवी के ऊपर नजर मत रख, तो उसके संपत्ति के ऊपर नजर मत रख, उसको तकलीफ हो ऐसा कोई भी बर्ताव तू मत कर। अगर ये स्टैंडर्ड कुछ रूल्स ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स फॉलो किए तो हम लोग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो हम लोग जब वो सफेद फ्लैग वाले हैं ये रूल के साथ में हम लोग सेफ रह रहे हैं, लेकिन वो हरे फ्लैग वाला जो है उसके साथ में मेरा ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं जाके इसके ऊपर अटैक करके इसकी संपत्ति को छीन सकता हूं, इसकी बीवी को छीन सकता हूं, इसके साथ झगड़ा कर सकता हूं। ये ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रिक डिवीजन होने लगी। धीरे 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 जो ज्यादा बलवान समूह वहां ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे और वो समूह को एक साथ में रखने के कुछ लोगों ने नियम बनाना शुरू कर दिया। ये नियम को धीरे धीरे ये लोगों ने अपने तरीके से अपने रंग में ढाया और रिलीजन्स बनने लगी। तो ये जो सफेद रंग में ढाली हुई रिलीजन है, इनका एक लीडर, उन्होंने कुछ जो तत्व दिए है, ये तत्व के सहारे सभी जो फॉलोअर्स है उनके सेट ऑफ रूल्स अलग, ये हरे फ्लैग वाले का कोई लीडर अलग है, उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए, उसको फॉलो करने वाले लोग अलग, और ये ऑरेंज फ्लैग वाला है उसके कुछ लीडर से, उसके कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करने वाले लोग अलग ये होने लगे। और फिर मनुष्य के अंदर जो खुद की एक एम्बिशन होती है, हमें कुछ बनना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे प्रेस्टीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये जो मेरे अंदर की जो प्यास है वो प्यास की वजह से पहले मेरे समूह में मैं आप लोगों का लीडर बनने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोगों को मेरी पावर ज्यादा है ये दिखाऊंगा कैसे? तो मैं इसको मार के दिखाऊंगा कि मैं कैसे ज्यादा पावरफुल हूं। मैं इसका पैसा छीन के मेरे पास लाऊंगा और दिखाऊंगा देखो मैं सबसे अमीर हूं। और ऐसा अगर मैं बार बार करते जाऊंगा तो मुझे प्रतिष्ठा मिलने लगती है, क्योंकि आप सब लोग मुझे डरने लगते हो और फिर मैं राजा कहलाने लगता हूं या लीडर कहलाने लगता हूं और मैं आप लोगों को अभी मैं कर्ता पुरुष और आप सब लोगों को मेरा फॉलो करना है। इस प्रकार की समाज की रचना होने लगती है। अब मेरे को तो मिल गया, लेकिन इसके दिल में जलन चालू हो जाएगी, वो भी मेरी जगह पे पहुंचना चाहता है। मेरे को जैसी पावर मिली वैसे उसको भी पावर चाहिए, मेरे को जैसा पैसा मिला वैसे उसको भी पैसा चाहिए, मेरे को जैसे प्रतिष्ठा मिली वैसे उसको भी प्रतिष्ठा चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ये जो निर्माण होता है वो मेरे समूह में निर्माण होता है, और फिर मेरा समूह और इनका समूह, इनके बीच में तेरी प्रतिष्ठा ज्यादा या मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा, तेरी पावर ज्यादा या मेरी पावर ज्यादा, तेरा पैसा ज्यादा या मेरा पैसा ज्यादा के चक्कर में हमारे बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन निर्माण हो जाती है।
इसी को धीरे 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 आप पूरे विश्व के पटल पर देखोगे तो आज आपको दिखाई देता है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर, चाइना वर्सेस अमेरिका वॉर। ये सभी वॉर के पीछे कहीं ना कहीं मेरी श्रेष्ठता दिखाना, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाना या मेरा पैसा बढ़ाना, ये 3 हेतु होते हैं। BLW का ऐसा मानना है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज, ये सामुदायिक जीवन के सबसे बड़े, क्योंकि उसने जब इतिहास में देखा तो जो भी वर्ल्ड वॉर हुए वो इसी चक्कर में हुए। जो भी मनुष्य की जीव की हानि हुई, लोगों को मारा गया, वो कोई ना कोई धर्म की संकल्पना में जो तेरे मन में ही है, लेकिन जीव लिया तूने, वो रियल टाइम में रियल लाइफ का कत्ल किया तूने। सो एक इमेजिनरी कंसेप्ट को लेके रियल लाइफ की कत्ल करना, ये ताकत BLW जानता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में है। और ये आज का नहीं है, ये पिछले 15, 20, 25 जब से ह्यूमन रेस है, जब से कम्युनिटी लिविंग चालू हो गए, तभी से ये कत्ल हो रही है। अगर एक बड़ी कम्युनिटी बनना है और हमें उसके अंदर जीना है और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट जीना है, तो किसी भी हालत में इन चीजों को हमें फेलोशिप के बाहर रखना पड़ेगा। और बिल कहता है इंस्टिंक्टिवली वी नो, हमें अपने आप अंदर ही से पता चलता है कि इन सब्जेक्ट्स पे बात नहीं होनी चाहिए। आपने कभी किसी AA के ग्रुप में हिंदू मुस्लिम विषय पर चर्चा सुनी है? नहीं। भला बीजेपी बेटर के कांग्रेस बेटर, ऐसी चर्चा कभी AA के ग्रुप में सुनी है? नहीं। इंस्टिंक्टिवली हमें पता है कि हम अलग अलग भिन्न प्रवृत्ति के लोग किसी जरूरत से एक जगह पर आए हुए हैं। हमारे डिफरेंसेस पे फोकस करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन हमें यूनिफाइंग फैक्टर्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे तो भले हम लोग सभी अलग अलग होंगे, फिर भी एक साथ प्रेम से रह सकेंगे। तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, मैं भी बैठ के सुन रहा हूँ। इट इज अ रिन्यूअल। बहुत सारी चीजें हमको हमेशा मीटिंग्स में सुनते सुनते, छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे टॉपिक्स में सुनते हैं। ट्रेडिशंस नवंबर में तो होता ही है ना हमारे पास, हर ग्रुप में जब ग्रेटिट्यूड मंथ आता है ट्रेडिशंस होते हैं। हमको सबको इसकी जानकारी है, लेकिन इसकी गहराई से पहचान नहीं होती है। और अगर पहचान होती भी है तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलते इन सब चीज़ों से उतना डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए भी बहुत अच्छा कनेक्ट था ये, और वो सब चीज़ें निकल निकल के आ रही थी। ट्रेडिशन 10 हमारी लॉन्जिविटी का, हमारी जो लंबी आयु है, अभी देखेंगे आप 1935 से चालू हुई एज, आज हम लोग 2024 में है, और आपको दिखता है ना ये चलती रहेगी 2024 क्या 3024 तक भी चलती रहेगी ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना लंबा तक चलते रहने के लिए जरूरी है कि कुछ तत्वों को वो समझ के ले ले व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू आवर फाउंडिंग फादर्स कि उन्होंने हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्लस क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी सोच के हमारे को ये ट्रेडिशंस, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे को दिए। भूषण ने जैसे शेयर किया, रिलीजन पॉलिटिक्स
बहुत पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और इस पावर को अपनी कोई भी अपनी एक प्रकार की फेलोशिप को अलग रखना इज अनथिंकेबल, बट इवेंचुअली ये हुआ। इसके पीछे का इतिहास सब सभी को पता होगा कि बहुत सारी हमारे जैसी रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम सबसे ज़्यादा वाशिंगटनियन सोसाइटी का उदाहरण देते हैं। ये वाशिंगटनियन सोसाइटी भी मेरे ख्याल से 1930-35 में उनके पास तो लाखों मेंबर्स थे। 1840 में जो शुरू हुई थी 4 लाख मेंबर थे वाशिंगटनियन सोसाइटी। और धीरे धीरे करके उनका क्या हुआ कि वो जो भी काम कर रहे थे उसमें धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स आ गया, रिलीजन आ गया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1840 में 4 लाख लोग, 2000 में नथिंग, उनका नाम भी नहीं है। तो हमने ये जब सब चीज़ों से सीखा तो एक हमारी पॉलिसी बनी कि भाई इनको दूर रखने के लिए हमको किसी भी बाहर के टॉपिक विषय के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है। नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज, हाउसोएवर इट लार्जर इट में बी, इम्पोर्टेंट इट में बी। हम लोग एज अ सोसाइटी जब मिलते हैं, इंडिविजुअल के ओपिनियंस होंगे, इंडिविजुअल कैन हैव ओपिनियंस, बट व्हेन वी कम टुगेदर अंडर द ए ग्रुप, व्हेन वी डिस्कस, वी शेयर, वी डू आवर सर्विसेज, हम जब पब्लिक को रीच आउट करते हैं, वी गो टू डॉक्टर्स, हम कई जगह पे जाके दरवाजे ठोकते हैं ना, वो टाइम के ऊपर हमको एक ही चीज पता होता है कि हमारा आउटसाइड इश्यूज के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है। इनफैक्ट आज अगर हम सोचें तो हमारे पास आउटसाइड इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम तो इतने साल से काम करते आ रहे हैं। हमारा, जैसे भूषण ने कहा, हमारा वो अभी जिन में बस गया है कि नहीं ये आउटसाइड इश्यू है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी नोज, जिसने शायद ट्रेडिशन पढ़ा भी नहीं होगा तो भी उसको मालूम है, नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज। लेकिन क्या इस ट्रेडिशन का आज हमको क्या ख्याल रखना चाहिए? और उसमें ये चेकलिस्ट में बड़ी खूबसूरती से दिया है, ए ओपिनियन। कैन यू पुट दैट स्लाइड? नेक्स्ट वन। या कई बार जिन्होंने पब्लिक के साथ काम किया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम किया है, बात किया है, उनके साथ में ये विषय आ जाता है। मैं बात करूंगा ए ओपिनियन ऑन रिहैबिलिटेशन सेंटर। कोई है क्या हमारा ओपिनियन? लेकिन इंडिविजुअली हम बनाते हैं। इनफैक्ट कई ग्रुप्स में चर्चा होती है। मैं ये मुद्दा इसके लिए छेड़ता हूँ क्योंकि मेरी लोकेलिटी में, हमारे एक ग्रुप में जिसमें मैं था, वो ग्रुप का स्ट्रांग बिलीफ था कि रिकवरी होना चाहिए तो एएमए से होना चाहिए। उसने उसका डिलीरियम सफ़र करना चाहिए, डीटी सफ़र करना चाहिए, डिटॉक्स झेलना चाहिए, और बाद में उसको बोलते थे ये ए का सोब्रिटी है। और एक दूसरा ग्रुप खुला था जिसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर से आए हुए लोग कुछ वहाँ पे काम कर रहे थे। दिस इज रिलेवेंट, दिस इज टुडेज इशू, एंड दिस इज वेयर वी नीड टू थिंक अबाउट दिस ट्रेडिशन। वाशिंगटनियन सोसाइटी का हो गया, पुराना हो गया, वी लर्न फ्रॉम इट, वी डिसाइडेड फॉर आवरसेल्व्स, वी आर फॉलोइंग इट, बट आर वी नॉट स्टिल डूइंग इट? आज हम बैठ के यही सोचेंगे ना, हम समझेंगे तो जरूर, लेकिन आज कैसे सावधान रहेंगे ये सोचना जरूरी है। और उसमें क्या होने लगा कि भैया उस ग्रुप को एक एक ग्रुप ने नाम रखने चालू कर दिए। पहले तो बोला उसको रेडीमेड ग्रुप, कि भैया ये तो रेडीमेड रिकवरी से रही, ये एक रिकवरी नहीं है। देखो, एक बहुत छोटे लेवल के ऊपर हम लोग ओपिनियंस, डिसाइसिव ओपिनियंस देने लग पड़ते हैं। अरे ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर से रिकवर होके आया है, ये तो रेडीमेड है। इनफैक्ट शुरू हुआ होगा किसी एक आदमी से, लेकिन बाद में वो स्लैंग ग्रुप में परकोलेट होने लगा। अगर मेरा ओल्ड टाइमर बोल रहा है तो मैं भी बोलेगा ना, जबकि दिस क्लियरली टेल्स अस कि वी हैव नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज। रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या करता है, कितना पैसा लेता है, किसको क्या सिखाता है, वी हैव नो ओपिनियन ना। सिमिलरली
मैंने ऐसे ओपिनियंस फॉर्म करते हुए देखे हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल को, पर्टिकुलर साइकेट्रिस्ट को। अरे वो तो चोर है यार, वो तो जाएगा, वो तो लूट डालेगा, वो तो तुम्हारे को इलेक्ट्रिक शॉक देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ये छोटी बातें हैं, लेकिन ग्रुप लेवल पे जब परकोलेट होती है ना, तो दिस मीन्स कि वी हैव फॉर्म्ड दैट ओपिनियन। मेडिकेशन के मामले में हमारे ओपिनियन बनते नहीं है क्या? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के मामले में बनते हैं, डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट और उनके प्रोसेस के बारे में हमारे ओपिनियंस बनते हैं, ड्रग्स के बारे में हमारे ओपिनियंस बनते हैं। अगर ये सारी चीजें हम देखें तो भले छोटे लेवल पे शुरू हो, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी डिसरप्शन लाएंगी ना, ये हमारी यूनिटी को डिसरप्शन लाएंगी। इनफैक्ट इस पॉइंट में आगे एक बहुत अच्छा इश्यू लिखा हुआ है, एल-एनोन हमारे लिए आउटसाइड इश्यू है। वी डोंट हैव एनी ओपिनियन। एनए भले हमारा 12 स्टेप का प्रोग्राम फॉलो करता है, बट इट इज एन आउटसाइड इश्यू फॉर अस। ये जो ट्रेडिशन है हमारी, ये आज भी हमको सुरक्षित रखेगी, बचा के रखेगी, इफ वी अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते नहीं है, हम कोई बड़े इशू पर डिस्कस करते नहीं है, बट ये छोटे छोटे इशू डिवाइसिव हैं। और मैं आपको बताऊं कि शायद आपको यहाँ फील नहीं हो रहा होगा, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्थ पंजाब स्पेशली, वेयर सच काइंड ऑफ ओपिनियंस में झगड़े हुए, मारामारी हुई है, ग्रुप बंद हो गए, जेल तक गए हैं लोग। सो आज हमारे को इस ट्रेडिशन के प्रति, क्योंकि हमारा अनुभव ये बताता है कि हमने पहले भी कोशिश करके देखी थी, इतिहास में देखेंगे तो लेजिस्लेशन की, इसकी उसकी, बट दैट इज पास्ट, दैट इज पास्ट। इफ वी वांट टू मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इशू, वी शुड बी ऑलवेज अवेयर, ऑलवेज अवेयर। और जैसे जैसे आपकी रिकवरी बढ़ती है ना, वैसे वैसे यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको 5 साल हो गया, वो 5 महीने का बच्चा विल थिंक यू आर टेलिंग द गॉस्पेल ट्रूथ, ही हैज टू बिलीव यू ना। तो नए सदस्यों से ज्यादा ये ट्रेडिशन का जो वायलेशन होता है वो छोटी छोटी चीजों में से होता है। हमारी छोटी छोटी चीजों का किया हुआ वायलेशन किसी पॉपुलर लीडर का, वो धीरे धीरे करके परकोलेट हो जाता है उन न्यू कमर्स में, और वो न्यू कमर का ओपिनियन बनते जाता है, जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान होता है। तो मैं क्या करा, मेरे होम ग्रुप में एक मेंबर आके मेरे से शेयर किया कि मैं एक आदमी को स्पॉन्सर लिया। मैं बोला जाके वो गधा को क्यों लिया है? उन्होंने जाके उसको बोला, वो मेरे को ढूंढ के हुए आया मारने के लिए। वो दिन मैं वारंगल में था, बच गया। तो उसको एक वीकनेस है, कमी है, वो सुबह सूर्यास्त से शाम के सूर्यास्त तक वो थोड़ा डल रहता आदमी। उस टाइम में मैं उसके साथ एमेंट्स कर दिया, ऐसा बच गया। तो वो ओपिनियंस अपन जब जताते, इट्स नॉट ओनली अबाउट दीस थिंग्स, इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप आल्सो। हम लोग बात कर रहे थे और मैं किसी बाहर के चीज के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा था। और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट किया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज परहैप्स द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। मैंने ऐसे कहा कि AA विश्व भर में एक शायद सबसे बड़ी ऐसी संगठन है जो मद्य मुक्तता के फील्ड में कार्य कर रही है। तभी तो ताली वाली मार के सब वो मैटर खत्म हो गया। और उसके बाद में जब भी बाहर हम लोग निकले तो आशीष ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पूछा तूने ये कौन से ग्राउंड्स पे स्टेटमेंट किया? बोला यार 180 कंट्रीज, कम से कम 12 लाख 20 लाख की मेंबरशिप अपनी है।
Say okay. Let's look at some statistics. बोलते हैं इंडिया में लगभग 10,500 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, जिसमें से 6 से 7,000 रजिस्टर्ड और एक 5-7 हजार प्रोबेबली अनरजिस्टर्ड है प्राइवेट। 10-12 हजार रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। ऑन एन एवरेज हर रिहैब सेंटर साल भर में 100 लोगों को तो डिस्चार्ज करता होगा। बोला यस, स्टैटिस्टिकली करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ भारत में हर साल 10 से 12 लाख लोग रिहैब होके बाहर आ रहे कम्युनिटी में, और तुम 70 साल के बाद में भी 40,000 के 50,000 इसमें कंफ्यूज है तुम्हारी मेंबरशिप में। अगर तुम खाली पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 1 करोड़ लोगों ने ट्रीटमेंट ली है रिहैब सेंटर से सिर्फ इंडिया में। और किस ग्राउंड पे तुम बोल रहे हो कि यू आर द लार्जेस्ट एफर्ट? And I realized I like to believe that my effort is the best. मुझे ऐसे लगता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसा दूसरा कोई नहीं, और इसीलिए in my eyes it is the biggest effort and I look down upon others. बाकी लोग जो भी कर रहे हैं उनके एफर्ट को मैं कम समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी ही नजरों में अपने एफर्ट को बड़ा देखना चाहता हूं। So nobody comments to create a controversy. हम में से कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी करे इसके लिए बोलता नहीं है, लेकिन हमारे खुद के मन की बायसेस में से हम कमेंट्स करते हैं जहां से कंट्रोवर्सी निर्माण होती है। तो हम लोग जब भी एए में आने से पहले या नए नए ए में आए थे, तो हमारी अवस्था के लिए हम बाकी लोगों को जिम्मेदार पकड़ रहे थे। मेरा बॉस बुरा है, उसके वजह से मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, उसका मुझे टेंशन है, इसके लिए मैं पीता हूं। मेरी बीवी नैक करती है, मत पी बोलती है, उससे मेरे को चिढ़ आती है, इसके लिए मैं पीता हूं। मेरे पीने के लिए मैं बाहर के कारणों को जिम्मेदार पकड़ते आया हूं, टिल सच टाइम व्हेन आई रियलाइज कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मैं मैल एडजस्टर था, इसके वजह से मुझे शराब पीनी पड़ी। ये बात मुझे समझ में आने के बाद में आई कुड एक्सेप्ट माई अल्कोहलिज्म, और फिर मैं अपने को सुधारने के कार्यक्रम को लेने लगा। It is a human tendency to find fault with others and not with myself. और ये बात सिर्फ हमारे व्यक्ति रूप के लिए नहीं, बल्कि हमारे कम्युनिटी लाइफ के लिए भी उतनी ही सच है। अगर मैं एक ग्रुप का मेंबर हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रुप से मेरा ग्रुप बेटर, हमारे यहाँ पर मीटिंग्स बेटर, रिकवरी बेटर, हमारे यहाँ पर टॉपिक्स बेटर, हमारे यहाँ पर लिटरेचर का स्टडी बेटर, हमारे यहाँ का एए को जैसा अभिप्राय वैसा हमारा ग्रुप है, और इनका नहीं है। हमारा ग्रुप ट्रेडिशंस फॉलो करता है। So I wish to believe that we are doing everything to the best of our ability, and we assume that others are not. तो हम naturally it comes to us कि वो लोग
ठीक नहीं है, उनकी मेंबरशिप अच्छी नहीं है, उनके इरादे अच्छे नहीं है, वो ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करते हैं, वो स्पीकर मीटिंग्स नहीं रखते हैं, वो टॉपिक पे मीटिंग नहीं रखते, ये बोलना ये मेरा नैसर्गिक है, बिकॉज आई विश टू बिलीव दैट आई एम बेटर. अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज अ होल ऑल्सो हम लोग बिलीव करते हैं कि हम ज्यादा, हमारी डेप्थ ज्यादा है कंसीडरिंग सम ऑफ द अदर फेलोशिप, उनसे हमारी मेंबरशिप ज्यादा है, हमारी प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, हमारी गहराई ज्यादा है, हमारी स्पॉन्सरशिप बेटर है. बाकी फेलोशिप में वो मैच्योरिटी नहीं है, वो ठहराव नहीं है. इस प्रकार की भी कमेंट्स हम लोग करते हैं. क्लब है, क्लब ऐसा नाम क्लब है. महिला पर लेकिन Any such comments create disruption. वो कम्युनिटी को, वो फेलोशिप को, वो ग्रुप को जब भी पता चलता है कि इनका ओपिनियन ऐसा है, तो टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अस. और फिर वो जैसे इन्होंने कहा ये रेडीमेड ग्रुप है, ये पैसे वालों का ग्रुप है, ये ठराविक जात वालों का ग्रुप है, ऐसी कमेंट्स करने लगते हैं, क्योंकि वो भी बिलीव करना चाहते हैं कि वो करेक्ट है और हम ओनली वी टॉक बिग, वी आर नॉट नथिंग मच. दिस क्रिएट्स डिस्ट्रप्शन एंड डिस्टर्बेंस. अभी जब भी मेरे ग्रुप का मेंबर मैं बाहर और उसके ग्रुप का मेंबर ये बाहर आएगा और हम दोनों एक साथ में बात करने लगेंगे, तो वी कम फ्रॉम दैट बायस. और भले ये आदमी अच्छा होगा, मेरे जैसा ही होगा, मेरे इतना ही पीड़ित होगा, लेकिन ये हमारे डिफरेंशिएशन की वजह से हम एक दूसरे के करीब आने से कतराते हैं. दिस is a big threat to our unity. हमारे एक प्रांत में मैं ऐसे ही बात करने को गया था और वहां पर मैंने एक अजीब सी चीज देखी कि हमारे एक के अंदर रिलीजियस सेपरेशन होते देखा कि ये इन लोगों का ग्रुप है, ये उन लोगों का ग्रुप है, ये इस जात का ग्रुप है, ये उस जात का ग्रुप है. ऐसी चीजें मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में देखी और मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इनको अब भी रोका नहीं गया तो ये AA को सेंटर में से डिवाइड कर देगा. ये टाइप का सर्टन पॉलिटिकल माइंडेड पीपल to get political strength behind me divide on the grounds of religion and politics. और ये होने के बाद में अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स जो है वो कोलैप्स होते हैं. ये हमने देखा हुआ है. अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इनके प्रति हम लोग जागरूकता से नहीं, अगर कोई कमेंट करता है कि तू ये जात का है इसके लिए उसमें जाता है और उधर के उधर ही उसको रोका नहीं, तो हमारी फेलोशिप के लिए मैं अगले 10-15 साल में एक बड़ा धोखा देख रहा हूं. We all need to be very, very alert and aware to keep these two, religion and politics, permanently out. AA में मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है वो इलेक्शन टाइम पे होती है. डेलीगेट इलेक्शन, ट्रस्टी इलेक्शन, हमको ऐसे लगता है कि हम कोई MLA या MP की इलेक्शन करने जा रहे हैं. हमारा कैंडिडेट, तुम्हारा कैंडिडेट, वो जाके ग्रुप में पॉलिटिकिंग करना, इसको वोट दे, उसको वोट दे करना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई कैन सी AA में इसकी बढ़त होते जा रही है. एंड द लीडर्स आर नॉट स्टॉपिंग इट बिकॉज इट इज पर्सनली बेनिफिशियल टू मी. दोज पीपल जिनको प्रोपोगेट किया जा रहा है, दे आर अवेयर ऑफ ट्रेडिशंस बट स्टिल they ignore for personal benefit.
इसमें शायद श्रीनिवास इलेक्ट होके आ सकता है, लेकिन ट्रेडिशन से फेलोशिप की, यूनिटी की मात हो सकती है। देना पड़ेगा। सो अब हम एक नज़र मारेंगे कि ये ट्रेडिशन को हम अनकॉन्शियसली और सटली कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रुप के सेक्रेटरी से। ग्रुप का जब भी मीटिंग चालू होता है तो कोई न्यू कमर अपनी फैमिली के साथ आधा घंटा पहले आता है, तो सेक्रेटरी तो होगा ही ग्रुप का, बाकी लोग तो 7:30 बजे आएंगे। वो कम्युनिकेशन से चालू होता है कि मैं ए के बारे में क्या बताता हूँ। ओके, अगर मैं वहाँ पे थोड़ा सा लूज और कॉमन सेंस की बातें करने लग पड़ता हूँ तो हमारा वहीं से ट्रेडिशन ब्रेक होने को शुरू हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ओवर देयर। फर्स्ट कॉन्टेक्ट। नंबर 2, जब वो ग्रुप का सेक्रेटरी, जैसे हम कल बात कर रहे थे ए में सर्विस पोजीशंस कैसे कैसे हम लोग लेते हैं, अगर उधर ही सटल चालू हो गया तो इवेंचुअली आप एक टाइम पे इंटरग्रुप के पीआई चेयरमैन बनेंगे, वहाँ पे आप कम्युनिटीज़ को मिलेंगे, जाके लोगों को ए के बारे में बताएंगे, तो वो लोग नेचुरली पूछेंगे आपको कि भाई ये मामले में तुम क्या करते हो। बहुत सारा लोग दारू पी के, जहरीली दारू पी के मर रहा है, तुम्हारा क्या कहना है, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन करना चाहिए क्या नहीं, ये भी है। नंबर 2, हम लोग जब भी ग्रुप में शेयरिंग करता है, कोई न्यू कमर शेयरिंग करता है और वो मीटिंग में बात करते करते भटक गया है, उसने किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर, हम लोग बम्बई में तलवारबाजी बोलते हैं उसने किसी ग्रुप के प्रति तलवारबाजी करना चालू किया, तो जो सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने उसको रुकाना चाहिए। स्टिक टू योर एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस भी रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस। आपको पता है कि जो डुअल एडिक्शन वाले लोग हैं, भले उनको दूसरा एडिक्शन भी है, दूसरा प्रॉब्लम भी है, लेकिन उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं तुम अपना अल्कोहलिज्म का बात करो। इधर करते हैं ना हम लोग, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट फ्रंट कि तेरे को तेरे दूसरे एडिक्शन के कारण क्या नुकसान हुआ, उसका प्रोसेस, उसका डिटेल मत बता, तू तेरे को दारू का तेरा ऑब्सेशन, उसका एक्सपीरियंस बता। इसी प्रकार से ये ट्रेडिशन में हम हमेशा ध्यान रखते हैं और औरों को भी बोलते हैं कि भाई बाहर की दुनिया को छोड़ दे, भले वो ए का मेंबर हो, ए का ग्रुप हो, ए की सर्विस बॉडी हो, शेयरिंग के अंदर तेरे को तेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का है, सो दैट वी पास ऑन द एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। अब जब हम इस ट्रेडिशन को अपने मन में ऐसा बिठा लेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता है कि नो वन स्पीक्स फॉर ए एज अ होल। कोई ए का वक्ता नहीं है ऐसा पूरा। और मैं इसके लिए बता सकता हूँ, भूषण पीआई चेयरमैन था, श्रीनिवास पीआई चेयरमैन है, मैं सर्विसेज किया पीआई चेयरमैन और चेयरमैन बन के रोटेट हुआ। तो ऐसे टाइम के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट होता है। जैसे हम कई बार इधर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में आए हैं, अब उनके भी सीनियर्स के साथ डिस्कशन होता है, जुडिशरी एकेडमी में गए हैं। जब हम ए की बात करते हैं तो इट इज नेचुरल कि लोग पूछे ए का ओपिनियन इस बारे में क्या है। अगर वो नहीं भी पूछे तो जैसा भूषण ने शेयर किया ना कि उसने एक स्टेटमेंट दे दिया था विदाउट एनीबॉडी आस्किंग, हमारे को वो ऐसी बातों के ऊपर में भी ध्यान रखना है। इनफैक्ट मेरे को, मैं नया था तभी, 1.5 साल हुआ होगा, मैं ग्रुप का सेक्रेटरी था और कोई एक रिपोर्टर किसी पहचान के मेंबर का आ गया, उसने बोला ये सोबर है, तो पूछने चालू किया। और कभी बात करते करते नेचुरल है, हम ए कितना बढ़िया काम करती है बताने की कोशिश करेंगे। तो उसने पूछा ए का रिकवरी रेट क्या है, ए का रिकवरी रेट क्या है। अब मेरे को तो, मैं तो ए का सेल्समैन था ना उधर, आई वांटेड टू सेल ए। अब वो अगले ट्रेडिशन में आएगा और मैंने कुछ उसको बोल दिया, अरे हमारे ग्रुप में इतना लोग आता है, इतना सोबर रहता है। बट थैंकफुली मेरे बाजू में एक ओल्ड टाइमर उतने में आ गया और पूछा क्या चल रहा है। मैं बोला ऐसा ऐसा प्रश्न। बोलता देख, मेरे को दुनिया के बारे में मालूम नहीं है,
लेकिन मैं जब ए में आया तो मेरी ये पोजीशन थी और आज मैं इतने साल ए में सोबर है. सो दिस इज हाउ कॉन्शियसली यू टॉक अबाउट योरसेल्फ ओनली. हम लोग ए के रिकवरी रेट के नंबर्स नहीं देते बिकॉज दैट इज एन आउटसाइड इशू फॉर अस. हमको पता ही नहीं है. सिमिलरली ये सारा जो स्पेक्ट्रम है, जैसे मैंने पहले बताया, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, ग्रुप के बारे में, समस्या के बारे में, सर्विस बॉडी के बारे में हम इन्वेंट्री लेते हैं. ग्रुप हमारा प्रोसेस क्या है करेक्शन का? हमारा प्रोसेस इज थ्रू इन्वेंट्री. और इन्वेंट्री में ट्रेडिशंस के ये सारे पॉइंट आने चाहिए. लास्ट में शायद समाप्त करने के टाइम हम वो ग्रुप इन्वेंट्री की भी बात करेंगे. हाउ वी टेक दैट ग्रुप इन्वेंट्री, वेदर हमारा ग्रुप ये ट्रेडिशंस को फॉलो करता है कि नहीं. देखो हम कुछ बड़ा झंझट कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम वैसे भी लाचार लोग हैं. साला ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास दम है. लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ी जगह पे लेके जाएंगी. और जहाँ पे हमारी फेलोशिप में रिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके बिल बोलता है ना कि हमारा फेलोशिप को अगर डेंजर है तो बाहर से नहीं है, अंदर से है. एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स.